आगे नया अध्याय कौन है? कौन सा चैप्टर है तुम्हारा नया? त्रिभुज। ये एक ऐसा अध्याय है जिसके बारे में तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जब से आपने रेखागणित पढ़ा तब से शुरुआत किसकी की आपने? त्रिभुज की। आपको इस पाठ में त्रिभुज के बारे में थोड़ा अलग तरह से बताना है। आप ऊपर में पढ़ते होंगे, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते भी होंगे त्रिभुज किसे कहेंगे। तीन असंरेख भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। या तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। और त्रिभुज का मेन प्रमेय क्या है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन फिलहाल हमारा जो हाई स्कूल का जो त्रिभुज का जो चैप्टर है वो केवल थेल्स प्रमेय पर आधारित है ना। ये सब नहीं पढ़ना है कि त्रिभुज में 3 कोण में से कोण दिया हो, तीसरा कोण कैसे ज्ञात करना हो वगैरह, इस तरह क्वेश्चन नहीं है। थेल्स प्रमेय पर ज़्यादा क्वेश्चन क्या करना है, उनको अभ्यास करना है, वही परीक्षा में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। थेल्स प्रमेय के आधार पर किस प्रकार त्रिभुज में भुजाओं को ज्ञात करते हैं, उनका क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं, वो हम लोग इस पाठ में क्या करेंगे, सीखेंगे। तो 2 त्रिभुजों पर थेल्स का प्रमेय किस प्रकार प्रदर्शित होता है वो देखिए। ये सब तो आप याद करेंगे, बेसिक जानकारी के लिए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लेंगे कोई एक त्रिभुज बन गया हो और त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा कोई खींच दी गई हो, इस प्रकार। यहाँ देखिए, ठीक है। और जो तीसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींची गई है, भुजा जो खींची गई है DE, वो इस प्रकार हो कि AD AB का मध्य बिंदु क्या हो, D हो, या AC का मध्य बिंदु क्या हो, D। तो किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती है, आधी होती है। ऐसा आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि अगर हमको DE का वैल्यू निकालना है तो 1/2 BC करना पड़ेगा। कब? जब DE क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, तब की शर्त आपने 9 में पढ़ी होगी कि किसी भी त्रिभुज में 2 सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा क्या होती है, आधी होती है। यह पिछले क्लास में आप पढ़ा है। ये सारा शब्द आपने कहाँ देखा है? थेल्स के प्रमेय में ही देखा है। यह शब्द थेल्स गणितज्ञ जो यूनान देश के एक महान दार्शनिक और गणितज्ञ, कौन? थेल्स। उनका नाम क्या है? थेल्स। उन्होंने ज्यामिति को इतना मजबूत आकृति दिया जिसके आधार पर लोगों को यह समझाया जा सकता था कि त्रिभुजाकार आकृति को किस प्रकार पहचानेंगे, चतुर्भुज का भुजाओं का शीर्षों का अर्थ क्या है, यानी जितनी बंद आकृतियां निर्मित होती है। आप जानबे करते हैं कि रेखागणित में सबसे पहली बंद आकृति कौन होती है? त्रिभुज होती है। उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, n-2 × 180। यह वह सूत्र है जिससे किसी भी बंद आकृति में उसके सारे कोणों का योग निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि हमको त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान चाहिए कि तीनों के अंतः कोणों का वैल्यू क्या होता है, तो इसी सूत्र से निकालेंगे। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, वो भी इसी सूत्र से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमको त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 मालूम हमको, लेकिन हमको सिद्ध करना हो तो n क्या है यहाँ पर? उस बंद आकृति की भुजाएं हैं, वो चाहे बंद आकृति त्रिभुज हो चाहे बंद आकृति चतुर्भुज हो। सपोज करिए अगर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 लाना है तो n का वैल्यू कितना रखेंगे? 3, क्योंकि भुजाएं कितनी है? 3 - 2 × 180, तो 3 में 2 घटा 1 × 180 बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। अब हमको चतुर्भुज का निकालना है, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 - 2 × 180, तो 4 में 2 घटा कितना बचा? 2 × 180, 180 का 2 से गुणा करते हैं, निकलेगा कितना? 360। इसका मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। अगर पंचभुज के 5 कोणों का योगफल हमको निकालना है
तो n की जगह क्या रख देंगे 5। उसी तरह सेम टू सेम हल करेंगे, बराबर 100 इंटू 180, और हल करके प्राप्त कर लेंगे कि पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल कितना होता है। समथिंग जो भी निकले गुणा करके, मान लो 5 में 2 घटा कितना बचा 3, 18 कितना होता है 540 हो जाएगा। तो यह वह सूत्र है जिससे हम लोग किसी भी बंद आकृति को, यह बंद आकृति का तीनों या चारों या पांचों जितने भुजाएं होंगी उसके कोणों का योग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो थेल्स ने जो मजबूत किया ज्यामिति को, ज्यामिति में बहुत सारी चीजें हैं। ज्यामिति आप शुरुआत से पढ़ते होंगे, जो है बिंदु पढ़े हैं, किरण पढ़े हैं, रेखाखंड पढ़े हैं, ये सब जो आकृति आपने पढ़ी है उसके बारे में किसने बताया, यूक्लिड ने बताया। ठीक है, यूक्लिड नाम सुने होंगे, 9 में भी, 9 से शुरुआत की जा रही है उसकी, है ना। यूक्लिड थेल्स आप पढ़े भी, पहला पाठ पढ़े ना हाई स्कूल में, क्या यूक्लिड एल्गोरिथम विधि, जिसमें HCF LCM और चरों का भाग देखना आपने सिखाया। आप ये भी सीखे थे कि हम लोग पदों का भाग कैसे करते हैं। भाग पूर्णांकों का तो होता ही है, लेकिन भाग किसका होता है, चर, अचर और चर का भी होता है, जिसमें हम लोग बहुपद का भाग भी सीखे थे। ठीक है, तो ये सब प्रमेय हमने पीछे ही सीखा है, और इन सबको मजबूत किया किसने, यूक्लिड दार्शनिक गणितज्ञों ने, थेल्स ने किया। और आज हम ज्यामिति के बारे में बहुत कुछ क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ ज्यामिति के कौन से शब्द को थेल्स ने क्या किया, परिभाषित किया। थेल्स ने जो भी अपना प्रमेय दिया गणित में, अब फिलहाल हाई स्कूल कोर्स में बता रहे हैं, वो केवल किस पर दिया, समरूप त्रिभुज पर दिया, सिमिलर ट्रायंगल पर दिया। दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, सर्वांगसम पढ़े हो ना पीछे, दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं वो आप जान चुके हैं। ठीक है ना, आप जानवे करते हैं कि एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे त्रिभुज पर रख दें, उसको पूरी तरह क्या कर ले, वो ढक ले, तो उसे क्या कहेंगे, वो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। वो पूरे आकार में उसके समान होना चाहिए। अध्याय और क्या बोलते हैं, क्लास 10 में हमको त्रिभुज में केवल समरूप त्रिभुज का प्रमेय पढ़ाना है। यानी थेल्स का प्रमेय केवल किस पर आधारित है, समरूप त्रिभुज पर। और समरूप त्रिभुज की रचना कैसे होती है, जैसे कि हमने आपके सामने एक चित्र बनाया हुआ है, इस प्रकार समरूप त्रिभुज की रचना हो सकती है। लेकिन यह शर्त नहीं होगा कि DE उसका मध्य बिंदु होगा। यह शर्त नहीं होगा कि DE क्या होगा, उसका मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा तो उधर भुजा वाला प्रमेय 9 वाला लगा देंगे हम लोग कि तीसरी भुजा की यह भुजा क्या होगी, आधी होगी। लेकिन समरूप त्रिभुज पर थेल्स, महान यूनान के महान दार्शनिक थेल्स ने क्या किया, समरूप त्रिभुज पर आधारित एक प्रमेय दिया, जिसे थेल्स का प्रमेय कहा जाता है। थेल्स के प्रमेय के लिए किस प्रकार के चित्र की रचना करते हैं, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। यही वह फिगर है जिसके आधार पर समरूप त्रिभुज में प्रमेयों को सॉल्व करते हैं, भुजाओं का मान निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। फिलहाल अभी हम आपको भुजा समझा रहे हैं, क्षेत्रफल बाद में समझा देंगे। तो यूनान के महान दार्शनिक और गणितज्ञ थेल्स ने समरूप त्रिभुज पर आधारित एक प्रमेय दिया, जिसे थेल्स का प्रमेय कहते हैं, जिसका फिगर आपके सामने है। अगर किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींच दी जाए, तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा क्या कर दी जाए, इस प्रकार खींच दी जाए। आप देख रहे हैं चित्र में कि DE क्या है, समांतर है किसके, BC के। जब भी DE समांतर होगा BC के, तो वहाँ कौन सा प्रमेय लगेगा, थेल्स का प्रमेय। अब थेल्स का प्रमेय क्या है वो देखिए। थेल्स का प्रमेय लगता किस में है, देखिएगा, एक बड़े त्रिभुज का प्रयोग करते हैं इस प्रकार। इसमें बराबर त्रिभुज नहीं लेंगे, एक बड़ा त्रिभुज लेंगे, एक छोटा त्रिभुज लेंगे। यह है बड़ा त्रिभुज और उसका ये लेंगे छोटा त्रिभुज, यानी त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ADE में हम लोग क्या करेंगे, थेल्स का प्रमेय लगाएंगे। थेल्स का प्रमेय पहले भुजा पर किस प्रकार है कि दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं, बोल रहे सुनिए बढ़िया से, दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं क्या हो, परस्पर अनुपात में बराबर हो। संगत भुजाएं परस्पर अगर अनुपात में बराबर हैं किसी त्रिभुज में, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, सब सपोज करिए कि त्रिभुज ABC या त्रिभुज ADE समरूप, समरूप का संकेत देखो कैसे होता है, ये सिमिलर का संकेत है। त्रिभुज ADE समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। अगर छोटका त्रिभुज बड़के त्रिभुज का क्या हो, समरूप हो, तो वहाँ संगत भुजाएं परस्पर क्या होती है, अनुपातिक होती हैं, यानी अनुपात में बराबर होती हैं। यह अनुपात LHS में जैसे होगा RHS में वैसे होगा। जैसे मान लीजिए LHS में अनुपात लगा रहे हैं AD बटा DB का,
छोटी भुजा का छोटी भुजा से अनुपात, तो इधर भी जो संगत भुजा होगी उसी क्रम में होगी। मतलब क्या लिखेंगे, ए बटा ई सी। देख लीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए डी बटा डी बी बराबर, इधर छोटा छोटा भुजा लिया, इधर लिखेंगे ए ई बटा ए सी लिख दोगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। जिस प्रकार एलएचएस का अनुपात उसी तरह आरएचएस का अनुपात। अगर मान लीजिए हम इस तरह हल करें, इधर ले छोटी भुजा, पहले छोटी भुजा, अब बाद में पूरी बड़ी भुजा, कौन, ए बी, तो यही क्रम उधर भी होना चाहिए। पहले किसका अनुपात लेंगे, ए ई। चूंकि इधर इसका अनुपात पहले अंश में है, तो आरएचएस में भी इसका अनुपात अंश में होना चाहिए। यदि एलएचएस में हर का अनुपात बड़े पर है, तो आरएचएस में बड़े का अनुपात होना चाहिए हर में। तो आप क्या अनुपात लेंगे, ए सी। सपोज करो आपने ई सी लिख दिया यहाँ पर, तो ये गड़बड़ हो गया, टैली नहीं होगा। जिस प्रकार एलएचएस के भुजाओं का अनुपात होना चाहिए, वैसे आरएचएस भुजाओं का अनुपात होना चाहिए। यहाँ कौन सा अनुपात लिखेंगे, ए सी, तो ये सही होगा। आप जैसे तोड़ मरोड़ करके अनुपात निकाल लो। मान लो हम इधर से निकालते हैं क्या, डी बी, आप पूरा क्या ले लेंगे, ए बी, उधर क्या होगा, कौन बताएगा, बताओ जी, ई सी बटा सी एच एस। संगत भुजाएं परस्पर अनुपात में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यही जो 3 तरह या 4 तरह जैसे भी आप अनुपात लगाना चाहें, वैसे अनुपात क्या करते हैं, हल करते हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अनुपात केवल इसके और इसके अनुपात में, इस पर भी हो सकता है। मान लो ए डी बटा पूरा भुजा कौन ले लेंगे, ए बी, तो उसी तरह डी अनुपात किस पर होगा, बी सी पर भी, ऐसे हो सकता है। तो इसका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रयोग हम लोग करेंगे इस पाठ में। थेल्स का प्रयोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 2 त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब उनकी संगत भुजाएं परस्पर क्या होंगी, अनुपात में बराबर होंगी। तो केवल अभी भुजा पर हमको कुछ क्वेश्चन हल करना है, अभी क्षेत्रफल वाला बाकी है। भुजा पर संगत अनुपात समझे बढ़िया से, इसको बढ़िया से याद करना। और ये फिगर याद कर लो, यही है। और ये पेपर में कहीं ना कहीं बना रहेगा, इस पर आधारित क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसको याद कर लीजिए बढ़िया से आप लोग।